इस वीडियो में मैं यूनिट 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा, यानी कि इसमें जो यूनिट 1 है, इसके अंदर जितना भी थ्योरी का पोर्शन है और जो भी थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, उसको मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपको जो यूनिट नंबर 1 है, ये 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये अप्लाई करता है इकोनॉमिक्स थ्योरी को बिज़नेस में। और ये बिज़नेस में किस तरह अप्लाई करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए अप्लाई करता है। यानी कि बिज़नेस के अंदर जो कई प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं, ये उनमें अप्लाई करता है, डिसीजन मेकिंग को वो हेल्पफुल करता है, यानी कि कोई भी मैनेजर है वो डिसीजन अच्छे से ले सकता है। देन अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये ब्रिज करता है, यानी कि ब्रिजेस द गैप बिटवीन थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स एंड प्रैक्टिकल बिजनेस। इसका मतलब ये कि जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कि हमारा डिमांड एनालिसिस, प्राइसिंग क्या पढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये क्या करता है, ये उन पे फुलफिल करता है। यानी कि हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं और जाके बिजनेसेस में अप्लाई करते हैं हम प्रैक्टिकल की तरह, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। देन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपने, तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैं आपके इनसे हेड पॉइंट बता रहा हूँ और सब पॉइंट्स, यानी कि जो अंदर का पार्ट होता है ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है नेचर में। इसका जो पर्सपेक्टिव होता है ये डिसिप्लिन है और ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल की तरह अप्लाई करते हैं बिजनेस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, यानी कि इसके अंदर जो होता है हम एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंस होता है, मैनेजमेंट होता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का, स्कोप यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिमांड एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, प्रॉफिट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं और कैपिटल मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कई सारे इन्वायरमेंट होते हैं, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। एक्सटर्नल लाइक पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है एंड लीगल है एंड बहुत सारे। इसी तरह हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, यानी कि हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट हमारा कैसा बन रहा है, क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, हमारे मैनेजर्स कहते हैं, इसी तरह से। देन अगर हम बात करें मैनेजरियल इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, भाई हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद इसका यूज़ क्या होगा। तो इसका यूज़ अगर हम बात करें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। पहला होगा रेशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो हम इसको कोई पढ़ रहा है, इसकी कोई थ्योरीज को पढ़ रहा है, उसके बाद वो बिजनेस में अप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ी बहुत ना अच्छी हो जाएगी। ये नहीं होता कि आपको इसको पढ़ने के बाद आप एकदम बिजनेस को अपनी ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं, मतलब आप कोई भी अनसर्टेनिटी आ रही है आप उसको टैकल कर लेंगे, बट ये हेल्प करता है कि उसे कंट्रोल करने में। देन हमारा आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कोई भी अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप इसको पढ़ के अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो पॉलिसी आपकी अच्छी बनेगी। रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस है उसको, उसमें रिस्क होता है तो इसकी हेल्प से हम रिस्क मैनेजमेंट कर देते हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम ये सारे जो थ्योरीज हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि डिमांड अगर हमें पता है आगे चल के ज़्यादा होने वाली है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसोर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपना जो कई सारा रिसोर्सेज है उसको ला के उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी को कहते हैं रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डिमांड और सप्लाई क्या होता है। अब डिमांड का मतलब क्या होता है, क्वालिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाई एंड एबल टू बाई। एबल मतलब क्या है, उनके पास इतना पैसा है कि वो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इच्छा कर रहा हूँ भाई मुझे एक कार खरीदनी है बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसे डिमांड नहीं माना जाएगा। अब अगर हम बात करें सप्लाई, सप्लाई के अंदर एक क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, यानी कि प्रोड्यूसर जो हैं वो कितनी क्वांटिटी सेल करने को इच्छुक हैं, विलिंग हैं। अगर हम बात करें डिमांड के, तो ये किस किस से इन्फ्लुएंस होता है, ये इन्फ्लुएंस होता है इनकम से, प्रीफरेंस से, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट से। अब ये सब किसका, कंज्यूमर का, यानी कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स क्या है, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या है। सप्लाई की बात करें, सप्लाई किससे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आता है। टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे कोई स्मोकिंग प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उस पर गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स अगर कर देगी, तो जो प्रोडक्ट जो बेचते हैं, स्मोकिंग टाइप के प्रोडक्ट जो बेचते हैं, उसका क्या होगा, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो इससे इफेक्ट करते हैं। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, मार्केट मैकेनिज्म के बारे में, मार्केट मैकेनिज्म की इंटेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉर से डिटरमिन प्राइस एंड क्वांटिटी। जो हमारा डिमांड और सप्लाई होती है ये क्या करती है, ये प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। अगर हम बात करें इम्प्लीकेशंस फॉर बिजनेसेस, क्या होता है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी होता है।
प्रोड्यूसिंग प्लानिंग होता है, मार्केट एंट्री एग्जिट होता है। अब इन तीनों चीज़ों में हमें क्या बताया गया है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर हम जब इसको पूरा पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई के मेथड को, जब हम बिजनेस के अंदर उसे यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या है अपना कॉस्ट बता सकते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट क्या है, देन हम उसी के हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग, हमें पता है फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है तो हम उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें पता है मार्केट में एंट्री कब लेनी है, मार्केट में एग्जिट कब लेना है। ये जो हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ये मे बी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है, उसमें हमें पता लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि सबसे पहली बात तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि जो प्राइस होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है, उसके चेंज होने पे हमारा जो डिमांड है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो दिखाता है कि प्राइस के चेंज होने पे हमारा डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज प्राइस पहले निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे। अब इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला होगा ये होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो ऊपर आएगा, उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। देन अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो ये इनकम इलास्टिसिटी होता है, सेम वैसा ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड में परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर आप बात करें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है, ये रिस्पॉन्स करता है कि प्राइस चेंज रिलेटेड गुड, यानी कि जो उससे रिलेटेड गुड होता है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट, उनके चेंज होने से हमारे जो गुड एक्स पे है, ओरिजिनल गुड पे है, उस पर डिमांड कैसे चेंज होगा। सेम वैसे ही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजरियल इंप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि भाई अगर कोई बिजनेस का मैनेजर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसने पढ़ लिया लेकिन वो कहाँ का यूज़ कर सकता है। सबसे पहले वो यूज़ कर सकता है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए गाइड करता है, यानी कि प्राइसिंग आपको कितनी रखनी है किसी चीज़ की। देन अगर हम अगले की बात करते हैं तो अगला हमारा आता है इनकम इलास्टिसिटी। ये हेल्प करता है प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन फॉर नॉर्मल वर्सेस लग्जरी गुड, यानी कि जो हमारा इनकम होता है, इनकम जो होता है इनकम इलास्टिसिटी, वो नॉर्मल गुड के ऊपर अलग इफेक्ट डालता है और लग्जरी गुड के ऊपर अलग इफेक्ट डालता है। ओके, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी के ऊपर, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या दिखाता है, यूजफुल फॉर सेटिंग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट जो गुड होते हैं, उनके प्राइस के ऊपर डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है। देन अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, यह हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इतना ही होता है, ये रिस्पॉन्स दिखाता है क्वांटिटी सप्लाई टू प्राइस चेंज, यानी कि जैसे जैसे प्राइस में चेंज होता है वैसे वैसे कि हमारी क्वांटिटी में चेंज होता है नहीं होता। सेम फार्मूला इसका भी है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड में चेंज इन प्राइस, बोथ आर इन परसेंटेज। अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये हमारा आता है प्रोडक्शन प्लानिंग करने में, कैपेसिटी मैनेजमेंट में, प्राइसिंग डिसीजन में। प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहिए। कैपेसिटी मैनेजमेंट यानी कि मान लीजिए हमें बहुत सारे स्टोरेज करने के लिए। प्राइसिंग डिसीजन, प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कर रहा है तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर, तो ये इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर कैसे होगा, सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, डिमांड फॉर एसेंशियल्स इंक्रीज करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक्स लाइक कोविड, शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या होता है, प्राइस कंट्रोल करते हैं, सब्सिडीज होता है, टैक्सेस होते हैं। मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू डिसरप्शंस के ऊपर मैनेजर का जो होता है वो रिस्पॉन्स क्या होता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक को, स्ट्रेंथ करते हैं सप्लाई चेन को, अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन को। अब जैसे हमें इस वाले जो स्लाइड में जो हमने देखा नेचुरल डिजास्टर रहता है तो क्या होता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैनेजर क्या करता है, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ करता है। डिमांड करता है, एसेंशियल इंक्रीज हो जाता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक को। इम्पैक्ट होता है पैंडेमिक का इम्पैक्ट क्या होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। सेम इधर अगर कंज्यूमर का जो बिहेवियर में जो चेंजेस आएगा, कंपनीज उसे देखेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, देन उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन बनाएंगी। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में होते हैं, प्राइस कंट्रोल कर दिया, सब्सिडीज़ दे दिया, टैक्सेस लगा दिया, कुछ मिनिमम प्राइस टाइप लगा दिया। क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशन को अगर वो लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनका बिजनेस रन ही नहीं होने देगी मार्केट में। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, यानी कि ओवरऑल जो हमने इस सभी चीज़ों से सीखा पूरे 12 स्लाइड से, ये की टेकअवेज हमारे पास हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट थ्योरी विद प्रैक्टिस, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, थ्योरीज को पढ़ते हैं, बिजनेस में अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल के पार्ट में। ये है थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। इलास्टिसिटी एंड मार्केट मैकेनिज्म क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, जितने भी इलास्टिसिटी हैं, डिमांड इलास्टिसिटी है,
और हमारा जो सप्लाई इलास्टिसिटी है, ये दोनों मार्केट मैकेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बिजनेस मस्ट अडॉप्ट टू रिसर्च फॉर सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस को क्या होता है, जैसे भाई पैंडमिक है, कोई भी डिजास्टर आया है, तो उसको बिजनेस को तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन वो क्या कर सकती है, उसमें वो सर्वाइव करना पड़ेगा उसे, बिजनेसेस को, कोई भी बिजनेस हो। जैसे कोविड के टाइम पे कई सारे बिजनेसेस क्लोज हो गए, लेकिन कई सारे क्या हुए, कई सारे बिजनेस उसमें सर्वाइव किए, तो उन्हें कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार हो सकता है उनको लॉस हो रहा हो, कई बार हो सकता है उनको किसी पैंडेमिक के आने से नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो कई बार बिजनेसेस में। इसी के साथ थैंक यू सो मच।